हे गाइस, वेलकम टू ऑल। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट है जो बंदी रक्षक के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा और साथ ही जो आने वाले ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम है या फिर अन्य जो एग्जाम है यूकेएसएससी यूकेपीएससी के उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट हमसे कह रहे हैं सर हमें करंट अफेयर की पीडीएफ दे दिया, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है लिखने का। तो केवल दोस्तों बंदी रक्षक के स्टूडेंट को सोचकर हम यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर की पीडीएफ रख रहे हैं। जो करंट अफेयर की क्लास है आप यूट्यूब में जाएगा, वीडियो सेक्शन में जाएगा और जो करंट अफेयर की जो आपको एक क्लासेस दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 वगैरह, तो इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन क्लास की पीडीएफ आप ले लीजिएगा। यह पीडीएफ वैसे तो हमने कहा था कि हम केवल उसी को प्रोवाइड करवाएंगे जो एटलीस्ट हमें 20 क्वेश्चन लिखकर देगा, फिर भी बंदी रक्षक का एग्जाम नजदीक है इसलिए यहाँ पर हम रख रहे हैं और बंदी रक्षक के एग्जाम होने तक इसकी पीडीएफ आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो उस वीडियो में जाएगा, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डिस्कस करते हैं आज के अपनी क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर चटिका का तद्भव क्या है। देखिए, चटिका का जो तद्भव है वो क्या है। तो राइट आंसर दोस्तों आपको चिड़िया मिलेगा, ठीक है। और जो चींटी है ना इसे पिपलिका कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट 100 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दशम स्कंद नामक जो रचना है इसके रचयिता कौन है। तो साहित्यकार से ये प्रश्न है आपके लिए और इसका सही आंसर आपको मिलेगा सूरदास, इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर देखिए आने वाले एग्जाम में यहां से अगर प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा सूरदास से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। इनके उपनाम आपको पूछे जा सकते हैं, इनकी रचनाएं आपको पूछी जा सकती है, इनके गुरु कौन थे और इनका जन्म वगैरह क्या था, यही चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, दशम स्कंद, ये इनकी रचनाएं हैं। ब्रज भाषा का वाल्मीकि ने कहा जाता है, पुष्टिमार्ग का जहाज ने कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट ने कहा जाता है और अष्टछाप का जो प्रमुख कवि है यह भी इनका उपनाम है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, पिता का नाम रामदास था। 1478 रुणकता में इनका जन्म हुआ था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पूछा है, भूकंप में कौन सा संख्या का प्रकार है। देखिए क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट लेवल पे चलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस से कोशिश करेंगे 30 या 40 मिनट में ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर दें। भूकंप में कौन सा संख्या का प्रकार है। देखिए भूकंप तो देखिए जाति होगा, ठीक है। क्यों जाति होगा कि जब हम भूकंप की बात करें ना तो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ये सभी जातिवाचक जो यहाँ पर हमारा जो ये संज्ञा है ना उसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत वस्तुओं के नाम, सगे संबंधी नाम, है ना, प्राकृतिक आपदाओं आदि के नाम यहाँ पर इसके अंतर्गत आ जाते हैं जातिवाचक के अंतर्गत। महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगी, क्वेश्चन नंबर 4 है। और लास्ट में वीडियो के लास्ट में बताएगा भी कमेंट बॉक्स में कि इन 100 क्वेश्चन में से आपके कितने यहाँ पर क्वेश्चन सही हुए हैं, माइनस मार्किंग करने के बाद ही बताएगा। देखिए महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगी, तो गुण संधि होगी, है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महाधन ऋषि होता है तो महर्षि बनता है, आ धन री से अर बनता है जो कि गुण संधि का एग्जाम्पल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 और पूछा गया है, 5वां पूछा गया है कि अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। सन्यासिनी, शुश्रूषा, रचयिता या सांसारिक, तो कौन सा यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी कहने वाले हैं कि रचयिता, तो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिखाई दे रहा है यही गलत है, बाकी सभी सही है। शुश्रूषा, सांसारिक और सन्यासिनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सांप छछुंदर की जो गति है ना, सांप छछुंदर की गति, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इस मुहावरे का मतलब ये होता है कि दुविधा की स्थिति, यानी पता नहीं चल पाता कि कौन यहाँ पे जीत रहा है कौन यहाँ पे हार रहा है, तो दुविधा में पड़ना यहाँ पर ये बिल्कुल सही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शिरीष के फूल, यह जो रचना है किसकी है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको पूछा गया है शिरीष के फूल नामक जो रचना है इसके लेखक कौन है। तो देखिए राइट आंसर आपको मिलेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहां पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जिससे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले आलोक पर्व जो रचना है इसके लिए 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम से संबोधित किया था। बैजनाथ द्विवेदी इनका पूरा नाम था, मूल नाम था। 1907 में जन्म होता है, 79 में इनकी मृत्यु होती है। 1973 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें इनकी रचना जो आलोक पर्व है, निबंध है, इसके लिए दिया जाता है। रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी। कल्पलता दोस्तों इनकी यहाँ पर निबंध संग्रह है। अशोक का फूल, शिरीष का फूल, कुटज, आलोक पर्व, ये इनके निबंध संग्रह है। और उपन्यास की जब हम बात कर रहे हैं ना, 4 उपन्यास ध्यान रख लेने हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेखा, अनाम दास का पोथा और पुनर्नवा। तो ये थे दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इतने ही प्रश्न यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से वत्स्य जो व्यंजन है ये कौन सा है। वत्स्य व्यंजन,
तो वत्स्य व्यंजन आपको मिलेगा ना। देखिए वीडियो के एग्जाम में आपको पूछा गया था सजरल और ना, ये चीज आपको ध्यान रख लेना। सजरल ये बिंदी वाला जा, ठीक है, सजरल। तो ये चार जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं, ये वत्स्य व्यंजन का एग्जाम्पल है। सजरल न, ये सजरल क्या है, वत्स्य व्यंजन है। पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा वत्स्य व्यंजन है वीडियो के एग्जाम में इसी बार में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राग गोविंद किसकी रचना है। तो राग गोविंद किसकी रचना है। तो देखिए दोस्तों, राग गोविंद जो रचना है ना, ये आपको मिलेगी मीराबाई की। किसकी मिलेगी, मीराबाई की। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं और ये इसलिए चल रहे हैं कि आपको 40 मिनट के आसपास ये पूरा जो प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट कर देंगे। देखिए मीराबाई से एक बार प्रश्न देख लीजिए क्या क्या बन सकते हैं। गुरु का नाम रैदास था इनका, पति का नाम कुंवर भोजराज था, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, केवल याद इनकी जो रचना है ये करनी है। नरसी का मायरा और गीत गोविंद टीका, राग गोविंद टीका, राग सोरठ और भोर और बरका, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। तो राग गोविंद जो रचना है ये मीराबाई की है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 10, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये थोड़ा लोकोक्ति आ चुकी है आपके लिए, गढ़वाली कुमाऊनी है ये। अनाव चोट कनाव पड़न, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है। बुद्धि विवेक से काम नहीं करना, उल्टा सीधा विचार करना, विपत्ति आने पर समाधान की ओर भागना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अनाव चोट कनाव पड़न। तो देखिए राइट आंसर आपको मिलेगा ए, बुद्धि विवेक से काम नहीं करना। मतलब जब घबराहट होता है ना, तो अनाड़ीपन में क्या करता है, उल्टा सीधा काम करने लग जाते हैं। तो बुद्धि विवेक से काम ना करना, अनाव चोट कनाव पड़न, इस लोकोक्ति का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्रज भाषा को किसने अंतर्वेदी भाषा नाम से संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर देखना है कि ब्रज भाषा को किसने अंतर्वेदी भाषा नाम से संबोधित किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपको मिलेगा, गियर्सन। दोस्तों बिल्कुल सही है। अब राहु संकृत्यायन जी की बात करें तो इन्होंने खड़ी बोली को कोरवी नाम से संबोधित किया था। देखिए खड़ी बोली को कोरवी नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कोरवी नाम दिया था। और कामता प्रसाद गुरु की बात करते हैं तो इनसे ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए संथाली भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया था। संथाली भाषा को, क्वेश्चन नंबर 12, संथाली भाषा को संविधान में जोड़ा गया था 2003 में। अब ये जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में बन चुके हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर 71वां संविधान 1992 में कोंकणी मणिपुरी नेपाली जोड़ी गई थी। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 13वां का आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, विडोला नहीं है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों यहाँ पर कामदेव के पर्यायवाची शब्द है। कामदेव के पर्यायवाची शब्द बार बार एग्जाम में आते हैं। जो चीजें आपको ध्यान रख लेना है, पुष्प धनवा इसे कहते हैं, पंचशर इसे कहते हैं, अनंग इसे कहते हैं, दर्पक, रतिपति, रतिपति कामदेव होता है। और सचीपति, सचीपति किसे कहते हैं, इंद्र को कहते हैं। विडोजा इंद्र को कहते हैं, ठीक है। आत्मभू, मदन, रतिपति, कंदर्प, मनोज, मनमथ, मनसिज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कामता प्रसाद गुरु द्वारा हिंदी में कुल विराम चिन्हों को माना गया है, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु द्वारा हिंदी में कुल विराम चिन्हों को माना गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 20। तो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की कुल संख्या कितनी मानी है, 20 मानी है। और पूर्ण विराम के अतिरिक्त सभी को कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है कि ये दूसरी भाषा से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अंग्रेजी, मुख्यतः अंग्रेजी भाषा से, ठीक है। शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। इप्सित, इतिपूर्व, उच्छ्वास, कोमलांगी, कौन सा यहाँ पर शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपको पता करना है कि कौन सा है इन चारों में से। 15वां क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए दोस्तों, देखिए इप्सित नहीं होता है, ईप्सित होता है। बड़ी ई की मात्रा आती है, आप यहाँ पर देखिए ईप्सित होता है, ठीक है। इति पूर्व नहीं, इतः पूर्व होता है। और उच्छ्वास नहीं, उच्च होता है, आधा चा आता है, उच्च, ठीक है, उच्च, फिर वास। और कोमलांगी दोस्तों ये सही है। पिछली बार के एग्जाम में आपको यही पूछा गया था, कोमलांगिनी कर दिया था जो कि अशुद्ध होता है, ठीक है। कोमलांगी शुद्ध शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है कि ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिए ऋषि का जो स्त्रीलिंग होता है ना, ऋषि का होता है, ठीक है। ऋषि का जो स्त्रीलिंग होगा ना, ये ऋषि का होगा। क्या होगा, ऋषि का होगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए कंप्लीट 100 क्वेश्चन कर रहे हैं अटेंड,
और आपको थोड़ा इसी स्पीड में लेकर चलेंगे, ठीक है। स्पीड तेज नहीं है, आराम से चल रहे हैं, मतलब ज्यादा ना तो स्लो चल रहे हैं ना ही फास्ट चल रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, तो इसे कहते हैं दोस्तों अन्यायगत। ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, पिछले एग्जाम में रिक्त आपको पूछा था यूकेपीएससी ने, और रिक्त का मतलब क्या होता है? जो उत्तराधिकारी से जो प्राप्त संपत्ति होती है उसे रिक्त कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। और कर्मागत का मतलब तो दोस्तों ऐसा होता है कि ये कर्म आया, फिर इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, यानी कर्मागत। एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये कर्मागत होता है। अर्धशासकीय पत्र की शैली कैसी होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। सेवा में निदेशक हम कैसे लिखेंगे, मतलब सेवा में श्रीमान, प्रिय सचिन रावत जी और महोदय, क्या यहाँ पर हम इस रूप में इसे लिखना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 को अर्धशासकीय पत्र है, तो बिल्कुल दोस्तों अर्धशासकीय पत्र क्या क्या होता है? व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। एकमात्र समाचार पत्र, एकमात्र शासकीय पत्र है जो अर्धशासकीय पत्र है, जो सरकारी होते हुए भी किसमें कैसा लिखा जाता है? व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। तो प्रिय लगाया जाएगा, प्रिय सचिन रावत जी, प्रिया कुछ भी करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार पता करना है यहाँ पे, अलंकार। क्वेश्चन नंबर 19, तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको मिलेगा उपमा अलंकार। देखिए सा सी से अगर कहीं पर ऐसे शब्द आपको दिखते हैं ना, सा सी वगैरह, तो समझ आएगा वो उपमा अलंकार है। 98% से भी ज्यादा चांस होते हैं कि वो उपमा अलंकार होगा। नवल सुंदर श्याम सरील सजल नीरद सी, तो सी आपको दिखा दे रहा है, सा सी, तो उपमा अलंकार में आप चले जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वां, जनु मनु मानो जानो, अगर आपको मिलेगा तो वो आप उत्प्रेक्षा पे जाइएगा। अवली और आविल, इसमें दोस्तों आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। अवली और आविल, इसका अर्थ क्या होता है आपको बताने। भंवरा जल, नदी गंदा, पंक्ति और गंदा, गंदा या पंक्ति, कौन सा यहां पर सही होगा 20वें का? अवली। देखिए अवली का मतलब होता है पंक्ति, क्या होती है? पंक्ति, ठीक है। और आविल का मतलब होता है गंदा, मलिन। तो आविल का मतलब होता है मलिन, मलिन मतलब गंदा, और ऑप्शन नंबर जो सी होगा यही इसका सही होगा। अवली का मतलब पंक्ति या कतार, और आविल का मतलब होता है गंदा, ठीक है। चलेंगे 21वें क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर थे 20 क्वेश्चन हिंदी के, अब 21 से लेकर यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन उत्तराखंड के मिलेंगे, और उसके बाद जो 30-35 क्वेश्चन होंगे वो जीएस के मिलेंगे, और 5 के आसपास क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे। 21वां क्वेश्चन है कि कौन सा मेला उत्तरकाशी जनपद का नहीं है? सेलकू, चौरंगी नाथल, कंडक मेला, अनेरी मेला, कौन सा उत्तरकाशी जनपद में मेला नहीं लगता है निम्नलिखित में से? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसे अनेरी कहते हैं, अग्नेरी भी कह लेते हैं, और ये अल्मोड़ा में लगता है। देखिए अल्मोड़ा के मेले आपको ध्यान रख लेने हैं, गणनाथ मेला लगता है, श्रावणी मेला लगता है, स्यालदेव विभूति का मेला लगता है, और मासी का जो मेला है ये काफी प्रसिद्ध है। ये सभी अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मेले हैं। इसके अलावा अनेरी या अग्नेरी मेला जो है ये भी अल्मोड़ा का ही है। अब देखिए सेलकू देवता का मंदिर आपको उत्तरकाशी में मिलेगा, चुरंगी नाथल मेला ये उत्तरकाशी में है, कंडक मेला आपको उत्तरकाशी में मिलेगा, है ना। इसके अलावा हारदूत, बिशु, लोसर, हारूणी मेला जिसे पंचकोशी यात्रा कहते हैं, वारुणी पंचकोशी यात्रा, तो ये सभी मेले उत्तरकाशी जनपद में लगते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22वां है, और पूछा गया है कि कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों कविराज की जब हम बात करते हैं ना, तो रामदत्त को जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो ये व्यक्ति है ना मोतीराम सनवाल, इनसे प्रश्न एग्जाम में जो आपको ध्यान रख लेने हैं वो कुछ इस प्रकार है कि इनका जन्म मोतीराम सनवाल जी की हम जब बात कर रहे हैं ना, तो अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। जगदीश फार्मेसी नाम से ये कार्य करना शुरू करते हैं, और बोर्ड ऑफ लखनऊ मेडिसिन में दोस्तों ये पंजीकृत होने वाले यहाँ पर क्या थे, ये वैद्य थे। तो मोतीराम सनवाल से ये चीजें ध्यान रखिएगा। रामदत्त को कविराज के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए पूछा गया है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन पर्वतारोही नहीं है? 23वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कौन निम्नलिखित में से पर्वतारोही नहीं है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, राम बहादुर छेत्री बिल्कुल सही है। अब जरा यहां पर देखिए बचेंद्री पाल की बात करते हैं, तो 23 मई 1984 को एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया था। देश की प्रथम है और विश्व की 5वीं महिला है जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। इसके बाद जो हुकुम सिंह रावत जी है ना, इन्होंने 1991 में जो कंचनजंगा जो पर्वत है उसे फतेह किया था, और कंचनजंगा नामक इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। फिर राम बहादुर छेत्री की बात करें तो ये देहरादून के हैं। इन्हें चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है, चाइना की दीवार के नाम से इन्हें जानते हैं।
और ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है, राज्य के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि देहरादून खेल अकादमी की जो स्थापना है ये कब होती है, कब हुई है? तो देखिए ये दोस्तों ये हुई थी 2001 में। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये नहीं कि मैं आपको डिटेल से बताता चलूं, आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन के साथ आपको और भी फैक्ट प्रोवाइड करवाऊं, लेकिन कम समय लेकर आपको प्रोवाइड करवाऊं। बंदी रक्षा के एग्जाम के लेकर हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। देहरादून खेल अकादमी की स्थापना 2001 में होती है, ठीक है। 2011 की बात करें तो फुटबॉल आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, और फुटबॉल अकादमी की आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत वर्ष 2009 में सर्वप्रथम किस जनपद से हुई थी? तो ये पूछा गया प्रश्न है, इसकी शुरुआत 2009 से होती है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले यह ऑप्शन नंबर सी मतलब पौड़ी गढ़वाल से इसकी शुरुआत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 21 फरवरी 2005 को होती है, ठीक है। उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान केंद्र 2 फरवरी 2005 को इसकी होती है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 21 सितंबर 2005 को होती है। और राष्ट्रीय जो इंडियन मिलिट्री कॉलेज है ना जो देहरादून में है, 1 मार्च 1922 को इसकी स्थापना होती है। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यह गलत है, फरवरी 2006, ठीक है। और राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी थोड़ा एक से मुझे कंफ्यूज है, वैसे आप ध्यान रखिएगा मार्च 1922 में इसकी स्थापना, जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है ना इसकी स्थापना मार्च 1922 में होती है, ध्यान रख लेना है। देखिए ये IMA नहीं है, वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी अलग है, ये इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, ठीक है। तो कॉलेज की स्थापना 1922 में होती है। अकेडमी की स्थापना कब हुई थी जरा बताइएगा कि IMA इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, दोनों अलग चीजें हैं। उत्तराखंड भूमि मापन प्रणाली में 1 बीघा जमीन कितनी नाली के बराबर होती है? क्वेश्चन नंबर 27 आपको पूछा गया है। तो राइट आंसर दोस्तों आपको यहां पर मिलने वाला है ऑप्शन नंबर, जी हाँ 2.5 नाली आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आप सभी जानते हैं कि 16 जब मुट्ठी होता है ना, देखिए हमारे मापन प्रणाली में मुट्ठी से मापते थे हम भूमि मापन को, कि कितना मुट्ठी में कोई जो हमारे बीज है वो आते थे और जहां तक जाते थे उतना एक मापन के लिए हम यूज करते थे। तो पुराने जमाने का है, तो 16 मुट्ठी जो होती थी वो 1 नाली जमीन के बराबर होती थी। और 2.5 नाली जब मिलता है वो 1 बीघा के बराबर, यानी 1 बीघा 40 मुट्ठी के बराबर। और ये भी ध्यान रखिएगा अनुमापन की प्रणाली है कि 1 मुट्ठी लगभग होता था 62 ग्राम के आसपास, ठीक है, 62.5 ग्राम के आसपास। और जब 8 मुट्ठी मिलेगी तब जाके 500 ग्राम बनेगा, यानी आधा किलो बनेगा। और 16 मुट्ठी जब मिलेगी तब 1 केजी बनेगा, 1 कोड़ी बनेगा। एक पाथा, देखिए एक पाथा होता है 2 केजी के बराबर। और जब 8 पाथा मिलेंगे तो 1 डाल के बराबर। और जब 2 डाल मिलेंगे तब 32 केजी के बराबर। और 32 केजी का मतलब होता था 1 धूण। तो एक बार इसे आसानी से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि प्रमुख व्यक्ति है उनका क्षेत्र है सही सुमेलित नहीं है, यह आपको देखना है। कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि, बाली देवी राणा पर्यावरण, चंद्र सिंह राही राजनीति और केशव दास अनुरागी ढोल वाद्य यंत्र। तो जी हाँ ऑप्शन नंबर सी आपको सही मिलेगा। देखिए दोस्तों पेपर का लेवल हमने मॉडरेट टू इजी ही रखने की कोशिश की है, और कितने आपके बन पा रहे हैं नीचे जरूर बताइएगा। देखिए चंद्र सिंह राही की बात करते हैं तो ये म्यूजिक से संबंधित है, उत्तराखंड लोक कला से संबंधित है। और बाली देवी राणा और केशव अनुरागी 1987 में इन्हें बिक्स मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और केशव राग अनुरागी से एक प्रश्न एग्जाम में बना है, हाल ही में भी बना है, कि नाद नंदिनी नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 28 ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर था 27 28, 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आगे यानी 102 क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुके हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा आ चुके हैं। मतलब टिहरी डैम की परियोजना को शुरुआती रूप में कितने मेगावाट के रूप में तैयार किया गया था या तैयार किया जा रहा था? क्वेश्चन नंबर 27। तो जी हाँ दोस्तों 600 मेगावाट है ना। बेसिक बातें जो एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रख लेनी है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए 1972 में स्वीकृति मिलती है योजना आयोग के द्वारा। 1978 से जो उत्तर प्रदेश का जो सिंचाई विभाग है वो इस पर कार्य करना शुरू करता है। शुरुआती क्षमता 600 मेगावाट के हिसाब से इसे बनाया जाता है। और लेकिन जब क्या होता है कि 1986 में जब यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति होते हैं ना मिखाइल गोर्बाचोव, ये जब आते हैं तो उसके बाद इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। और इसको क्या किया जाता है कि 2400 मेगावाट के उसमें बनाया जाता है, 1000 प्लस 1400 मेगावाट, ठीक है, 1000 प्लस 400 इस हिसाब से है वो, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा डिजाइन जेम्स ब्रून ने किया था,
THDC की स्थापना होती है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 12 जुलाई 1988 को होती है। और टिहरी बांध विरोधी समिति बनी थी उस टाइम पे इसका विरोध करने में 1978 में विद्यासागर नोटियाल की अध्यक्षता में। 28वां क्वेश्चन है और पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा पनचक्की को लघु उद्योगों का दर्जा कब दिया गया था? तो जहां अप्रैल 2001 में दिया गया था। ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 देखिए, वर्ष 2022 में उत्तराखंड गौरव सम्मान निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का। तो सरल क्वेश्चन है, आपने बार बार सुन भी लिए होंगे। इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, अनिल जोशी, यानी पर्यावरण से नहीं मिला था दोस्तों। ठीक है, देखिए 2021 में इसकी शुरुआत होती है और ऐसा एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा जा चुका है। और यहां पर दोस्तों आपको ये चीजें ध्यान रख लेनी है, बीरेन्द्र डंगवाल, बिपिन रावत, गिरीश तिवारी गिरधा जी, प्रसून जोशी और अजीत डोभाल, इन्हें 2022 का उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और 2021 का जो सम्मानित किया गया था वो एनडी तिवारी, रस्किन बॉन्ड, बचेंद्री पाल, नरेंद्र सिंह नेगी और अनिल जोशी, इन्हें सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30वां है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के या फिर कहां पर, किस स्थान पर किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, हरिद्वार इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। तो हरिद्वार में इसका आयोजन कराया गया है। अगला क्वेश्चन है 31वां और 32वां क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है। देखिए, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को उनकी जो रचना है द चिपको मूवमेंट अ पीपुल हिस्ट्री के लिए कमला चट्टोपाध्याय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेखर पाठक है। लेकिन एक फैक्ट आप एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा, देखिए द चिपको मूवमेंट जो पुस्तक है ये किसकी है? शेखर पाठक की है। एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन ये मूलतः दोस्तों हिंदी भाषा थी, है ना। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है जो मनीषा चौधरी के द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 32वां क्वेश्चन है कि 2021-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? अब देखिए दोस्तों, ये वाले ऐसे प्रश्न है ना जो अभी तक आयोग ने 5-6 एग्जाम करवाए हैं, उसमें से 3 एग्जाम में आपको ये पूछे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति में 2021-22, ये भी ध्यान रखिएगा 2021-22, तो 12.36% है। पूरा डाटा आपके सामने रखा गया है कि 46% के आसपास आपको सेकेंडरी में है और 41% यानी 41.43% की बात करें तो टर्शरी में है, यानी तृतीय क्षेत्र में है। तो ये योगदान आपको ध्यान रख लेना है, 12-46-41। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य के संदर्भ में आपको गलत कथन का चयन करना है कि कौन सा गलत कथन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है और इसे पढ़ते जाएगा और आंसर देते जाएगा। तो राइट आंसर है दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, यहां पर आपको मिलेगा बी, यानी 0.83% आपको नहीं मिलेगा। ये तो जनसंख्या है उत्तराखंड की पूरे भारत के सापेक्ष में। ये अगर क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो ये 1.69% है। अच्छा, मेनाक नाम से किसे जाना जाता है? सरल प्रश्न है, थोड़ा जल्दी निकलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसे शिवालिक को जाना जाता है, लेकिन शिवालिक को ही दूसरा नाम बाह्य हिमालय है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। तो शिवालिक को मेनाक पर्वत कहा जाता था, आपने कई बार पढ़ा होगा, और शिवालिक को ही बाह्य हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। प्रमुख पर्वत है, उनकी ऊंचाई देखनी है, तो कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी गलत है। नंदा देवी की बात करें तो 7434 है, ना कि 7534, 7434 मीटर। बाकी सतोपन 7084, कामेट 7756, नंदा देवी यहां पर आपको मिलेगा। देखिए उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी यह है, उत्तराखंड की सर्वोच्च दूसरी चोटी यह है, और उत्तराखंड की सर्वोच्च तीसरी चोटी जो है वो नंदा देवी पूर्वी है, 7434 मीटर। राज्य के कितने जनपद उत्तर प्रदेश के अपनी सीमा साझा करते हैं? तो देखिए दोस्तों, यह जो लेवल बनाया गया है बंदी रक्षक के एग्जाम को देखकर बनाया गया है, तो बंदी रक्षक के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये होगा। तो राइट आंसर आपको मिलेगा 5। और ये 5 कौन कौन से हैं, इनका कर्म कौन सा है, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर अगर बात करें पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, तो ये क्या है कि पूर्व से पश्चिम की ओर लगने वाले जनपद है जो किससे टच होते हैं? उधम सिंह नगर से टच होते हैं। फिर बिजनौर एकमात्र ऐसा जनपद जो एकमात्र ऐसा जनपद जो उत्तर प्रदेश का है, जो हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर, हमारे 4 जनपदों से ये कनेक्ट होता है। ठीक है, बाकी मुजफ्फरनगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, ये हरिद्वार से लगता है, फिर सहारनपुर वगैरह, तो ये आपके सामने है।
275 किलोमीटर नेपाल के साथ हमारी सीमा साझा होती है, 350 किलोमीटर चीन के साथ हमारी सीमा साझा होती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन 37वां है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए, राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 27 जुलाई 2000 को किया गया था उत्तर प्रदेश को। 1 अगस्त को लोकसभा में पारित होता है, 10 अगस्त को राज्यसभा से पारित होता है और 28 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायण जी के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की जाती है। रामपुर तिराहा कांड दोस्तों कब हुआ था बताइएगा? तो जी हाँ, 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। देखिए दोस्तों, आपको ये याद नहीं करना, ये तो बहुत सरल है कि रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। इंपोर्टेंट आपके लिए अब प्रश्न यहां से बन रहे हैं कि इसमें कौन कौन शहीद हुए थे। वीडियो का एग्जाम निकालिए, वहां पे कुछ ऐसे प्रश्न आपको पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, गिरीश कुमार भंडारी, सत्येंद्र सिंह चौहान, रविंद्र रावत, राजेश लखेड़ा, सूर्य प्रकाश थपलियाल, अशोक कुमार और राजेश नेगी, ये 6-7 व्यक्ति के नाम आपको ध्यान रख लेने हैं जो रामपुर तिराहा कांड है वहां पर शहीद हुए थे। ये 4-5 नाम है, रविंद्र रावत, राजेश लखेड़ा, अशोक कुमार, राजेश नेगी, गिरीश कुमार, सत्येंद्र सिंह चौहान। बालचा दर्रा दोस्तों आपको बताना है कहां पर है, बताएगा बालचा दर्रा कहां पे आपको मिलने वाला है? तो जी हाँ, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली तिब्बत में मिलेगा। अच्छा, चमोली पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? 40वां क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 40 का डी, यानी बाराहोती यहाँ पर सही है। अब देखिए दोस्तों, ये सभी आपके सामने हैं। देखिए, चमोली जनपद और पिथौरागढ़ के बीच में, चमोली जनपद और तिब्बत के बीच में, देखिए, नीति माणा, डोंगरीला, बालचा, चोरहोती, सलसला, लमलंग, तंजून, भंडार, किंगरी, बिंगरी। तो देखिए आपके सामने ये है और आई होप आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ये सभी जो जनपद है ये चमोली से अपनी सीमा साझा करते हैं। चमोली और तिब्बत के बीच में यहाँ पर दर्रे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया पिथौरागढ़ के बीच में, चलते हैं पिथौरागढ़ चमोली के बीच में बाराहोती, मार्चयोग, लातूधुरा, टोपी धुंगा, ये जो चार दर्रे हैं ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। तो इन्हें भी दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। और एक है कालिंदी दर्रा जो उत्तरकाशी और किसके बीच में आपको मिलेगा? चमोली के बीच में मिलेगा। एक है सुंदर ढूंगा जो चमोली और बागेश्वर के बीच में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 42 है और पूछा गया है कि पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब होता है? 41वां क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिलेगा 1950 में। 1967 से आप ये ध्यान रखना कि 24-25 जून जो 1967 है ना, रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया जाता है दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 42वां क्वेश्चन है, कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 42। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपको गलत मिलेगा, क्योंकि बाल सभा की बात करें तो ये 1935 में होता है और सत्य प्रसाद रतुड़ी जी की अध्यक्षता में। तो 42वां क्वेश्चन भी हो चुका है। 43वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब ये कुछ पुस्तकें हैं, लेखक आपको बताना है कौन सा यहाँ पर मेल नहीं है। अलंकार पंचशिखा मतीराम की, ब्यूटीफुल गढ़वाल रस्किन बॉन्ड की, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन गंगादत्त उप्रेती की, और हिलांस की बात करें तो गणेश शैली की। तो समझ चुके होंगे कि ऑप्शन नंबर डी ही गलत है। देखिए, अलंकार पंचशिखा जो लिखी है ना, ये मतीराम ने लिखी है। ठीक है, मतीराम इंपोर्टेंट नाम है। ब्यूटीफुल गढ़वाल रस्किन बॉन्ड की रचना है। कुमाऊं भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन गंगादत्त उप्रेती ने किया है। ये कुमाऊं भाषा के वैज्ञानिक है ये, ठीक है, भाषा वैज्ञानिक है गंगादत्त उप्रेती जी। और हिलांस की जब हम बात करते हैं तो ये भगवती प्रसाद निर्मोही इनके द्वारा लिखी गई है। और गणेश शैली दोस्तों, ये एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मसूरी जो मेडले है ना, ये इन्होंने लिखी है गणेश शैली जी ने। अगला क्वेश्चन है, कुछ संस्थान है और यहाँ पर संस्थापक नहीं, मेल नहीं है, आपको बताना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी गलत है। देखिए, हैप्पी क्लब जीबी पंत बिल्कुल सही है। पहाड़ संस्था शेखर पाठक दोस्तों बिल्कुल सही है। हिमालय वन्य जीव संस्थान 1974 कल्याण सिंह रावत जी, यह भी बिल्कुल सही है। द डिवाइन पार्क स्वामी परमानंद नहीं बल्कि स्वामी शिवानंद है। और योग वेदांत यह भी इन्हीं का है। तो ध्यान रखने का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। देखिए, 41-42 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति उत्तराखंड के वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 41वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति उत्तराखंड के वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, आपको बताना है।
तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा, दिगंबर पंत यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो हरीश चंद्र कनपाल है ना, 1990 में इन्हें साइंटिस्ट अवार्ड से, जो यंग साइंटिस्ट अवार्ड है ना, इन्हें सम्मानित किया गया था। अजीत चंद कुंवर 1981 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और जो अजीत चंद वाला है प्रश्न है ना, ये यूकेएसएससी ने 2000 जो एग्जाम हुआ था 2022 के आसपास, वहां पे भी आपको पूछा था शुरुआत में। तो यंग साइंटिस्ट अवार्ड अजीत चंद कुंवर को कब दिया गया था? 1981 में, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हरिश्चंद्र का 1990 ध्यान रखेगा। आदित्यनाथ पुरोहित जी की जब हम बात करते हैं ना, तो ये वनस्पतिक वैज्ञानिक है। और ब्लेसमिंग गढ़वाल, ये जो इनकी पुस्तक है आपको ध्यान रख लेना है। नीलांबर पंत भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नीलांबर पंत भी इंपॉर्टेंट है। राज्य के पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। राज्य के प्रथम पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करता वैज्ञानिक भी दोस्तों यही है, आपको यह भी ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1984 में मिला था। राज्य में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत कब होती है? बेसिक प्रश्न है दोस्तों, सही आंसर दीजिएगा। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा डी। देखिए 2011 में दोस्तों अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत होती है, ठीक है, फरवरी 2011 में। अब जो 1 जून 2002 है ना, यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की शुरुआत होती है। 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना की शुरुआत होती है। 12 सितंबर को रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद होगा, रिवीजन कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत होती है। और 7 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर 45 तक, राज्य खिलाड़ी हीरा दासपा का संबंध किस खेल से है, आपको यह बताना है। राज्य खिलाड़ी है हीरा दासपा, इनका संबंध किस खेल से है, यह आपको देखना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा ना, ये आपको भाला फेंक मिलेगा। देखिए अभी 2023 में ना, जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट जो गेम है 2023 में, ये पर्थ में हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने, हीरा दासपा हमारे उत्तराखंड के हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक वहां पर जीता था। किस चीज में? भाला फेंक में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि राज्य में 2019-20 के लिए किसे देवभूमि खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2019-20 में? तो बिल्कुल दोस्तों आप कहोगे कि एकदम सरल प्रश्न है। तो लक्ष्य सेन यहाँ पर इसका सही आंसर है, और चंदन सिंह को 2020-21 के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 45वां कि 2021-22 के लिए उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए इसलिए रखा है, इंपॉर्टेंट है, और आप गलत करके आओगे, आप सी चूज करके आओगे, जो गलत हो जाएगा। देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा कि कब का पूछा है, 2021-22 का पूछा है। तो 2021-22 में 2,05,840 रुपए थी, और 2022-23 में 2,33,000 हो चुकी थी, जो 10% इंक्रीज हुआ था, है ना, 10% के आसपास। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी ईयर का आपको पूछा गया है। गढ़वाल समाचार पत्र का संपादन होता था कहां से? सॉरी, ये गढ़वाली है, ध्यान रखना, गढ़वाली है ना। तो जी हाँ दोस्तों, गढ़वाली की बात करें तो देहरादून से होता था, ठीक है। देखिए गढ़वाली समाचार पत्र जो है ना, ये कहां से होता था? गढ़वाल यूनियन के द्वारा देहरादून से इसका प्रकाशन होता था। गिरिजादत्त नेथानी, तारादत्त गेरोला, विशंभरदत्त चंदोला, ये 3 इसके संपादक हुए हैं, नेथानी जी, गेरोला जी और चंदोला जी, ठीक है। और यहीं पर एक सत्यशरण रतुड़ी जी की एक रचना है जो उठो गढ़वालियों है, इसका प्रकाशन यहाँ पर हुआ था। और रजिस्ट्रेशन नंबर A30304, ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी घटना नरेंद्र शाह के काल की नहीं है, बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, जो हिबर्ट संस्कृत पाठशाला है, इसकी स्थापना कब हुई थी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है। और किसके काल में हुई थी, यह भी जरूर बताएगा। और बाकी ये सभी जो एक घटना है ना, ये नरेंद्र शाह के काल की घटना है। टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना, है ना, 39 में कुष्ठ विधान पारित हो गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, 1923 में प्रतिनिधि सभा की स्थापना, है ना। और बहुत सारे काम करवाए थे नरेंद्र सिंह जी के द्वारा, ये नरेंद्र शाह के द्वारा, सिंह जी कह रहा हूँ, ठीक है। 48वां क्वेश्चन है कि गुरमीत सिंह उत्तराखंड के कौन से कर्म के राज्यपाल है? तो जी हाँ दोस्तों, 8वें हैं। देखिए एग्जाम में दोस्तों बेसिक प्रश्न बनते हैं, अब वो आपको आने वाले एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि कौन से कर्म के कौन से राज्यपाल हैं। तो आपको राज्यपाल के जो सभी कर्म है ना, ये याद होने चाहिए, ठीक है। पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, यहाँ तक कि हो सके तो उनका जो वर्ष है ना, वो भी आप लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, औसत, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि इस बीच में ये थे। प्रश्न पूछे जा चुके हैं ऐसे, इसलिए कह रहा हूं। अक्षांश दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी अभी हाल ही में पूछा था यूकेपीएससी ने आपको एग्जाम में। तो यहाँ दोस्तों ये है पंडित नैन सिंह जी, ठीक है। जो पंडित नैन सिंह जी है ना,
इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और एक पुस्तक है पंडित नैनसिंग पर लिखी गई जिसका नाम है द पंडित, ये लिखी है डेरेक वालेर ने, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और एक पुस्तक है दोस्तों द चिपको मूवमेंट, दूसरी पुस्तक है एशिया की पीठ पर, ये लिखी है शेखर पाठक ने। और जो एशिया की पीठ पर है ना, ये पुस्तक पंडित नैनसिंग जी पर ही लिखी गई है। ये बहुत बड़े सर्वेकार हुए हैं पंडित नैनसिंग जी, और इन्हीं पर शेखर पाठक ने एशिया की पीठ पर एक पुस्तक लिखी है, शायद उमा शंकर जी के साथ मिलकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है गढ़वाल क्षेत्र का युद्ध गीत प्रधान नृत्य, मतलब युद्ध प्रधान नृत्य, युद्ध गीत है प्रधान नृत्य कौन सा होगा जरा बताइएगा। युद्ध गीत है और साथ में नृत्य भी है ये, तो देखिए दोस्तों आपको मिलेगा सरो नृत्य। ठीक है, चौफला की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि यह श्रृंगार प्रधान है। छोलिया की बात करें तो ये भी युद्ध प्रधान है लेकिन ये कुमाऊं का है। और थड़िया की बात करते हैं ना, ये क्या है कि ये एक नृत्य प्रधान गीत है जो पहली बार लड़की के मायके आने पर किया जाता है लड़के द्वारा। ठीक है, तो थड़िया गीत यानी ये हो गया है। और एक होता है पांडव नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, भोटिया जनजाति का भी युद्ध प्रधान गीत है, जरा बताएगा कौन सा है। पढ़ो नृत्य की क्या है। ठीक है, कुछ अजीब ऐसा ही नाम है कुछ इसका, बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरा। 51 क्वेश्चन पे चलते हैं फिलहाल। देखिए, हरिद्वार के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। तो देखिए ये किया गया था 7 दिसंबर 2017 को। इंपोर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी, तो कब की गई थी दोस्तों। इसी से रिलेटेड प्रश्न यूकेपीएससी ने आपको पूछा था हाल में पटवारी के एग्जाम में। तो सही आंसर आपको मिलेगा अगस्त 2015 में। ठीक है, अगस्त 2015 में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाती है। यहां से प्रश्न ऐसा नहीं पूछा था कि योजना कब शुरू की जाती है, यहां पर यह पूछा गया था कि इस योजना में महिला उद्यमी को कितने रुपए तक का ऋण प्रावधान कराया जा रहा है। तो 25 लाख रुपए का ऋण प्रावधान दोस्तों यहाँ पर बात थी, 25% या अधिकतम 25 लाख। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्य में द्रोणाचार्य पदक विजेता वर्ष। देखिए, राज्य के द्रोणाचार्य पदक विजेता है, कौन सा सही मेल नहीं है आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी आपको गलत मिलेगा, 2021 में मिला था। हंसा मंडाल पहले हैं, दूसरे जयदेव बिष्ट, और फिर जसपाल राणा, फिर जयप्रकाश नोटियाल, जिन्हें शूटिंग में मिला था 2021 में। थारता बुग्याल दोस्तों कहां पर ही आपको बताना है, थारता बुग्याल। तो जी हाँ, ये आपको पिथौरागढ़ में मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। देखिए, पिथौरागढ़ के दोस्तों ये बुग्याल है, इन्हें ध्यान रखिएगा। देखिए, रुई है, बनिक है ना, रहाली बुग्याल, खलिया बुग्याल, लड़ी पांगटी, रातापानी, काला मुनि, रुई, थारता, ये सारे बुग्याल पिथौरागढ़ जनपद के हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। और बॉक्स सेशन पीडीएफ की बात करेंगे तो इसकी पीडीएफ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे बाद आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बंदी रक्षक का जब एग्जाम होगा तब तक यहाँ पर इसकी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 है कि 55वीं दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार 2055 प्रश्न है, 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य का कुल वनाच्छादन कितना है, फॉरेस्ट कवर। 16वीं रिपोर्ट के अनुसार, ये पुराना प्रश्न आ चुका है, कोई बात नहीं, आंसर दीजिएगा इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलने वाला है ना, ये आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर 45.44%। ठीक है, सॉरी 45.44%। तो 2019 के अनुसार भी वही है और 2021 के अनुसार भी दोस्तों वही है। केवल फर्क जो पड़ा है ना, ये वृक्षावरण में पड़ा है, ट्री कवर में पड़ा है, फॉरेस्ट कवर में यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। उस टाइम भी यही था 45 यहाँ पर आपको देखना है 45.44। ठीक है, तो 45.44 आपको ये ध्यान रख लेना है। और 2017वीं रिपोर्ट के अनुसार जो ये है ना 21 वाली, वहां पर भी यही है। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 45.44% 2021 के अनुसार जो 17वीं रिपोर्ट है। अब ये एक प्रश्न है दोस्तों कि ये सरला बहन है ना, संडा बहन की प्रेरणा लेकर उन्होंने कताई बुनाई केंद्र उद्योग स्थापित किया था और इनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा था, रोवो नहीं आगे बढ़ो। ये प्रश्न शायद फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया है, अभी कनिक साई के फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में जो यूकेपीएससी में हुआ था। बताएगा कौन सा इसका सही आंसर होगा कि रोवो नहीं आगे बढ़ो। परीक्षा वाणी का ये प्रश्न है, आपको हमने पहले भी करा रखा है ये प्रश्न। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा तुलसी देवी जी। ठीक है, तुलसी देवी जी ने कहा था रोवो नहीं आगे बढ़ो। ये उद्यमी हुई है, महिला उद्यमी। अगला क्वेश्चन है 57वां 58वां, नंदा कोट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, आपके सामने रखा है पेपर से ही।
तो ये है 6861, ठीक है, यानी 6861 मीटर नंदाकोट की आपको हाइट मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा 6861, ठीक है, ये है। अब जरा यहाँ पर देखिए दोस्तों, जरा एक बार याद कर लीजिएगा, ये पिथौरागढ़ के यहाँ पर क्या है, ये पिथौरागढ़ के क्या है, पर्वत है। हरदोल पर्वत 7151, पंचाचूली 6904, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसकी हाइट, ठीक है। बाकी दोस्तों ये नंदाकोट पर्वत की हाइट भी पूछी जा चुकी है, और ये चमोली पिथौरागढ़ दोनों जगह में आता है। यानी जो इस साइड दिखाई दे रहे हैं ना कि आधे इधर आधे इधर, मतलब ये आधे क्या है, चमोली में है, आधे ये पिथौरागढ़ में है, तो दोनों जगह ये आता है, ध्यान रखिएगा, नंदाकोट और गुनी पर्वत। खटीमा कांड दोस्तों कब होता है, तो ये तो सरल प्रश्न है, आप कहोगे कि 1 सितंबर 1994 को होता है, लेकिन यहीं पर रुकना नहीं है, आपको यह भी याद करना है। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 1 सितंबर तो सभी को याद है, आजकल यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन कौन से शहीद हुए थे, तो धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद, रामपाल, भगवान सिंह, और यहीं पर दोस्तों आप ध्यान रखिएगा जो ये और नाम है ना, इन्हें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सलीम अहमद जी हैं, परमजीत सिंह जी हैं, ये सभी यहाँ पर शहीद हुए थे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, सलीम, परमजीत, भगवान सिंह, रामपाल, धर्मानंद, गोपीचंद, है ना, ये व्यक्ति खटीमा कांड में शहीद हुए थे, जो 1 सितंबर 1994 को हुआ था। 59 और 60वां क्वेश्चन है, और आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये उत्तराखंड का, क्योंकि 60 क्वेश्चन में से 2020-21 के लिए किसे उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 2020-21 पूछा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कमलेश कुमार तिवारी जी है, ठीक है। 2019-20 के लिए धीरेन्द्र कुमार सेन को, 2021-22 के लिए संदीप कुमार डुकलान को, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा द्रोणाचार्य अवार्ड से। 60वां क्वेश्चन है कि द्रौपदी का डांडा नामक स्थान पर जो हिमस्खलन हुआ था ना, जिसमें सविता कंसवाल जी का निधन हो गया था, जो बहुत प्रसिद्ध पर्वतारोही है, तो ये घटना कब घटित हुई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर आपको मिलना है, बताएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये 4 अक्टूबर 2023, ध्यान रखिएगा 4 अक्टूबर 2023। तो ये प्रश्न थे दोस्तों उत्तराखंड के, जो 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, हिंदी के भी 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। WHO द्वारा कोविड वेरिएंट अल्फा का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। अब जीएस के प्रश्न पे आ जाओ। कोविड वेरिएंट अल्फा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो B1.1.7, ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए जब हम B1.351 की बात करते हैं तो बीटा है, P1 गामा है, और B1617.2 आप दिखाई दे रहा है, ये डेल्टा का वेरिएंट है। तो वेरिएंट आपको ध्यान रख लेना है कि कौन सा वेरिएंट किस चीज का है, कभी एग्जाम को टफ बनाने के चक्कर में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। B117 ये अल्फा का है, B1351 बीटा का है, P1 गामा है, और B16172 ये डेल्टा का है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 62वां है कि हाल ही में आयोजित मेले व उत्सव है और उनका सही मेल नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 62वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे और आंसर देखना है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए गंगा सागर महोत्सव कई बार एग्जाम में आ चुका है, और ये तो कहां पर होता है, ये तो पश्चिम बंगाल का महोत्सव है, ठीक है। तो बंगाल का ये महोत्सव आपको मिलने वाला है जो गंगा सागर है। बाकी बाजरा महोत्सव 2023 देहरादून में आयोजित किया गया, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 गोवा में आयोजित करा गया है, योशांग महोत्सव मणिपुर में आयोजित कराया गया है, और कुछ और उत्सव है जो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेने हैं। देखिए G20 फ्लावर फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ये दोनों दिल्ली में आयोजित कराए जाते हैं, नई दिल्ली में। फिर 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव दोस्तों ये हमारे ऋषिकेश में होता है। पर्पल उत्सव, सावो जोवाओ उत्सव, ये दोनों गोवा में होते हैं। भारत रंग महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो ये कुछ उत्सव हैं जो हाल ही में हुए हैं, आपको ध्यान रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 64, देखिए 63, 64, 65। 17 जून 2023 को किस देश ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है दोस्तों। तो 63वां प्रश्न है, थोड़ा इजी लेवल का ये प्रश्न आ चुका है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा इसमें भारत को थोड़ा यहाँ पर बहुत शर्मिंदगी लेनी पड़ी थी। तो 17 जून 2023 को यहाँ पे भारत हार गया था इस मैच को, और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, और इसके जो विजेता थे ये ऑस्ट्रेलिया थे, ठीक है। 64वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास परिषद का गठन कब होता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर 15 मार्च 2006 को। कब है, 15 मार्च 2006 दोस्तों, ये आपको ध्यान रख लेना है। 65वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम था ये कब शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा जो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम शुरू किया गया था ना, ये कब किया गया था।
तो यहाँ 1952 में इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। भारत सरकार द्वारा जो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है, जिसका सिंबल लाल त्रिकोण है, जो समवर्ती सूची का विषय है, 1952 में इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। अच्छा, वारली चित्रकला मुख्यतः भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है, ये आपको बताना है। वारली चित्रकला, ठीक है, वारली। तो देखिए, वारली जो चित्रकला है ना, ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। कुछ फैक्ट ऐसे ही पूछ ले जाते हैं, तो महाराष्ट्र की है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अच्छा, एक प्रश्न आपको देता हूं, बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकला है, ये बताएगा कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताएगा। रजिया सुल्तान दोस्तों सिंहासन से कब, किस वर्ष हटाया गया था रजिया सुल्तान को? तो यह है ये 1240 ईस्वी में, ठीक है, 1240 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों, देखिए रजिया सुल्तान की बात करें तो 1236 में गद्दी पर बैठती हैं, 1240 में इनकी हत्या कर दी जाती है। मुस्लिम शासिका होती है, पहली मध्यकालीन भारत की, है ना, और पहली और अंतिम भी यही होती है। इनके पिता इल्तुतमिश होते हैं। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, जो सल्तनत काल है ना, इनका काल आपको कर्म पूछा जाता है कि इनका कर्म बताइए, कब से कब तक ये काल था, ये भी आपको पूछा जाता है। तो सबसे पहले गुलाम वंश, ठीक है, 1206 से 1290 तक। फिर खिलजी वंश आता है 1290 से लेकर 1320 तक। फिर तुगलक आता है 20 से लेकर 1414 तक। फिर सैयद आता है 1414 से लेकर 1451 तक। और लास्ट वंश आता है लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। तो ये सल्तनत काल का कर्म दोस्तों पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 68वां क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के शहरों में आयोजित कराया गया है। अब कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो छोड़ने के लिए ही आते हैं, है ना। तो वैसे तो ये प्रश्न काफी अच्छे लेवल का है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हुआ था हाल ही में 5वां संस्करण, ठीक है। तो यहां पर ये बताना है कि इस शहर में कितने शहरों में आयोजित कराया गया था। ये आपको हाल ही में CHSL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वहां से ये प्रश्न रखा है आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, ये 8 शहरों में आयोजित कराया गया था। आपको क्या ध्यान रख लेना है, देखिए मध्य प्रदेश में शुरुआत होती है 30 जनवरी से और आई थिंक 11 फरवरी तक यह कार्यक्रम चलता है, ठीक है। सर्वाधिक मेडल महाराष्ट्र हरियाणा लेते हैं। हमारे उत्तराखंड का जो रैंक आता है ना, यहाँ पे 23वां है, क्या है, 23वीं रैंक आती है। भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, सॉरी भारत ने नहीं, हमारे उत्तराखंड ने यहाँ पर 7 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो ये यूथ गेम था जो 5वां संस्करण था, मध्य प्रदेश में हुआ है। 69वां क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले से सत्याग्रह शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर देना है। तो जी हाँ दोस्तों, 1918 इसका बिल्कुल सही है। अब जरा यहां पर देखिए, देखिए एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए गांधी जी की जब हम बात करते हैं, चंपारण आंदोलन को इन्होंने शुरू किया था 1917 में, और इसी आंदोलन से प्रभावित होकर जो टैगोर जी है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है 1918 में, और भारत में पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी ने इसी आंदोलन में की थी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका कर्म भी आपको पूछा जाता है। फिर खेड़ा आंदोलन देखोगे तो जो 1918 में ही है, इसके बारे में आपको बता दिया है, ये किसान आंदोलन होता है। फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, जिसमें गांधी जी ने अपनी केसर जो हिंद की उपाधि है ना, ये लौटा दी थी। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, और आपको पूछा गया है कि जो कमजोर संकेत को प्राप्त करता है और उसे पुनः उत्पन्न करता है, कौन सा है? कंप्यूटर का यह प्रश्न, आंसर दीजिएगा। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये कमजोर जो संकेत है, कमजोर जो सिग्नल है, वीक सिग्नल है, इसे लेता है और फिर उसे रिजनरेट करके उसे अधिक पावर के साथ भेज देता है, उत्पन्न करता है, रीजनरेट करता है। तो सही आंसर 70 का आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी रिपीटर दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब बताइए कि किस पादप जगत के पौधों को शैवाल के रूप में भी जाना जाता है? 71वां क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर थैलोफाइट, ठीक है, थैलोफाइटा। तो जो शैवाल है ना, पौधों का शैवाल, तो पौधे के शैवाल को ही दोस्तों थैलोफाइटा के रूप में जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 72वां क्वेश्चन है कि कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, आपको जो सही आंसर आपको इसका मिलने वाला है ना, ये आपको मिलेगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से सलाहकार क्षेत्राधिकार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो सलाहकार का जो क्षेत्राधिकार है, ये कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। दोहरी नागरिकता हमारे पास होती नहीं है। मौलिक अधिकार यूएसएस से ले रखा है, ठीक है। राष्ट्रपति हमने यूएसएस से ले रखा है।
और सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार का जो क्षेत्राधिकार है, राज्यपाल का जो पद है, ये कनाडा से हमने ले रखा है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, और 74 तक ही है। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको बताना है। त्र्यंबकेश्वर, तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी आपको मिलने वाला है। कहां मिलेगा? गोदावरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा दोस्तों किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, आपको बताना है। जास्कर में है, काराकोरम में है, धोलावीरा में है या शिवालिक में है? कौन सी श्रृंखला में है, जरा बताएगा। श्रृंखला सही कर देना लिखने में। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर जो मिलने वाला है, ये मिलेगा ए, जास्कर श्रेणी में। देखिए, अब जो ये एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जो कावेरी ये डैम है ना, कावेरी नदी है जो, इसमें एक आपको डैम मिलेगा, बांध मिलेगा, जिसका नाम है मैटूर बांध। ठीक है, मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। और जो ये गोदावरी नदी है ना, इस नदी पर आपको एक बांध मिलेगा, पोलावरम बांध, और एक आपको मिलेगा पोचमपद बांध। एक आंध्र प्रदेश में है, एक तेलंगाना में है। और गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां है ना, प्राणहिता, प्रवरा, मंजरा, पेनगंगा, पूर्णा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 74 भी हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पर 75, 76। देखिए, एमएस एक्सेल 365, देखिए एमएस एक्सेल में पूछा है कि ओपन वर्कबुक को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है बंद करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा कंट्रोल प्लस जेड, सॉरी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अच्छा, विश्रामपुर दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? विश्रामपुर एक जगह है, ये छत्तीसगढ़ की है, और बताना है आपको कि किस लिए प्रसिद्ध है विश्रामपुर। तो देखिए दोस्तों, विश्रामपुर आपको मिलेगा कोयला में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। 77वां क्वेश्चन, 78वां क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित नवीनतम पुस्तक है और उनके लेखक हैं, सही मेल नहीं है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बोर्ड ने लिखा है। मेक इन इंडिया 75 बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, अमिताभ कांत ने लिखा है। सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रिटीज एंड मैस्ट्रो, गीतांजलि श्री ने लिखा है। अंबेडकर अ लाइफ, यह शशि थरूर ने लिखा है। कौन सा सही मेल नहीं है? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये सभी। और सचिन एट द रेट 50 की बात करें ना दोस्तों, ये लिखा है मजूमदार ने, बोरिया मजूमदार है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रिटीज। और जो गीतांजलि श्री है ना, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, टॉम एंड सैंड नामक ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब होती है, ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 1988 में शुरुआत इसकी होती है। राष्ट्रीय साक्षरता की शुरुआत 1988 में होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 79वां क्वेश्चन है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा यहाँ पर गोदावरी। ठीक है, जो अभी देखा था हमने। ठीक है, पैनगंगा, प्राणा, मंजरा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। 80वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन करना, विदेशी व्यापार का नियमन करना, साख का नियमन करना, या देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली करना। तो कौन सा कार्य यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है, ये आपको बताना है। 80वां क्वेश्चन, आप चाहे तो इंग्लिश में इसे पढ़ सकते हैं, जिसको यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत आए इस वाले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, विदेशी व्यापार का नियमन करना इनका कार्य नहीं होता है। ठीक है, ये कार्य होता है वाणिज्य मंत्रालय का। बाकी ये सभी कार्य किसके होते हैं? रिजर्व बैंक के होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है? स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन प्रदान करता है। ये यूके पीएससी द्वारा हाल ही में पूछे गए प्रश्न है, यहाँ पर 81-82 वाले क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है। तो बिल्कुल दोस्तों क्या देगा? पर्यटन तो देगा, है ना? क्या देगा? पर्यटन देगा। देखिए, 82वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो देखिए दोस्तों, यहां पर इसका आंसर आपको मिलेगा लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, यहां पर कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य की घोषणा की गई थी। 83वां क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 83। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर मिलेगा आपको 9 मिल रखे हैं। और 9 कौन कौन से हैं, इस पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। 9 राज्य आपको मिलेंगे, इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप पूरे नाम यहाँ पर देख लीजिए। सबसे ज्यादा आपको मिलेगा गुजरात का तट आपको मिलेगा, सबसे कम गोवा का आपको मिलेगा। 84वां क्वेश्चन है कि कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? सेलुलोज, रेशम, रबड़ या प्लास्टिक? तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है,
प्लास्टिक यहाँ पर प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है। 85वां क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। G20, देखिए G20 सम्मेलन के संदर्भ में यहाँ पर कुछ बातें आपको बताना है कि G20 की स्थापना 2003 में हुई थी। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश, एक यूरोपीय संघ व एक अफ्रीकन यूनियन शामिल है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना है। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि सही नहीं है, कौन सा यहाँ पर कथन सही है। 85वां क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर आपको मिलेगा बी, यानी जो बी और सी है ना, ये दोनों सही है। देखिए G20 की हम बात करते हैं तो 1999 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और इसका पहला जो शिखर सम्मेलन होता है ये वाशिंगटन डीसी 2008 में होता है। 17 सम्मेलन दोस्तों अभी तक हो चुके हैं। 18वां सम्मेलन की बैठक हमारे भारत ने की है। इससे पहले कहां पे हुआ था, ये कहां पे हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। यानी 17वां जो समिट हुआ था ये इंडोनेशिया में हुआ था और 18वां हुआ था इंडिया में। और अगला कहां पे होगा 19वां, जरा बताएगा कमेंट बॉक्स में। तो जी हाँ दोस्तों, ये ब्राजील में होगा, ठीक है। अगला जो होगा है, अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन कि 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। तो देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि G20 से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनना ही बनना है, ठीक है। तो G20 इंपोर्टेंट है और यहाँ पर इसका जो आंसर आपको मिलने वाला है ये आपको मिलेगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर था। अब एक चीज दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, G20 में कौन कौन से देश शामिल है, कौन से देश शामिल नहीं है, ये चीजें भी दोस्तों आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये SDI है, इसे देखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही है। आप केवल नाम देखेगा कि कौन से देश G20 देश में शामिल है। अब अफ्रीकन यूनियन भी एक जुड़ चुका है अलग से, यानी टोटल अब 21 हो चुका है। ऑफिशियली नाम 21 भी हो जाएगा अब इसका जल्दी, तो अभी 20 नाम है ऑफिशियली। तो देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये इसमें शामिल है। तो ये सभी जो विकसित देश है ना, ये आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। आपको याद क्या करना है, आपको याद रखना है एक सिंगापुर का। सिंगापुर इसमें दोस्तों शामिल नहीं है। मैक्सिको आपको ध्यान रख लेना है, मैक्सिको इसमें शामिल है। मैक्सिको G20 में शामिल है जबकि सिंगापुर G20 में शामिल नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, टर्की भी ध्यान रखिएगा, टर्की भी इसमें शामिल है। 27वां क्वेश्चन है कि 5 और 6 के बीच में समय की जो घड़ी की सुइयां है ना, संपाति कब होगी, ओवरलैप कब होगी। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। देखिए ओवरलैप का मतलब क्या होता है, देखिए ओवरलैप का मतलब होता है ना दोस्तों, जैसे ये हो गया मिनट की सी बड़ी वाली, ठीक है। अब छोटी होती है घंटे की सी। ओवरलैप का मतलब होता है ये एक दूसरे के ठीक ऊपर होती है। एक दूसरे के ठीक ऊपर होने का मतलब होता है कि ये मिनट की सी, इसी के ऊपर घंटे की सी। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनता है 0 डिग्री का बनता है, एक दूसरे के ऊपर रहेंगे तो, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ओवरलैप आप कैसे पता करोगे। तो देखिए दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रख लेना है। इसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपको हमेशा काम आएगा, 2/11। और इसका ध्यान आपको जो रखना है 30 हावर प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओवरलैप पूछा है ना, ओवरलैप का मतलब होता है कि जब मिनट की सुई, घंटे की सुई एक दूसरे के ठीक ऊपर हो। इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा है, एंगल है, वो 0 डिग्री होगा। तो फॉर्मूला जो इसका बनेगा 2/11 इंटू 30 इंटू हावर। हावर का मतलब मिनट, सॉरी हावर का मतलब घंटा, और कौन सा घंटा, जो शुरुआत वाला घंटा है, तो यानी 5 यहाँ पर रखना है, ठीक है। और इसे सोल्व कर दीजिएगा, 3 × 5 कितना हो गया, यानी 2, यानी 150/11। और दोस्तों जब आप इसे सोल्व करोगे ना, तब आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 300/11, 300/11। और इसे और डिटेल से आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 27 सही 3/11, और ये आपका आंसर दोस्तों मिल जाएगा। तो आप इसे कंप्लीट सोल्व कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 88-89। देखिए सही कालानुक्रम आपको बताना है कि वुड, यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा आया था, कौन सा नहीं आया था। इसे अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 88 को। वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, डी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन, कौन सा यहाँ पर कोटो का सही उत्तर का चयन कीजिए। कालानुक्रम आपको बताना है इनका। थोड़ा समय ले लीजिए इस प्रश्न पे, काफी अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर है 2, 1, 4, 3। देखिए यहां पर देखिए जो वुड डिस्पैच आया था ना, ये 1854 में आया था, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको दिखेगा मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, जो 1835 में आया था। फिर आपको जो दूसरा देखने को मिलेगा वो मिलेगा वुड डिस्पैच, जो 1854 में आया था। फिर चौथा आपको दिखेगा यहाँ पर 1882-83 में जो इंडियन एजुकेशन आया था, हंटर कमीशन वगैरह, और द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944 में आई थी।
तो 2 1 4 3 इसका सही आंसर होगा। अधिकतम दोस्तों यहाँ पर है कि पूछा गया है कि किसका मान अधिकतम होगा, निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम होगा। देखिए ऊष्मा से मतलब पूछा गया है कि यहाँ पर एनर्जी से मतलब है, तो किस में सर्वाधिक ऊष्मा का मान होगा, ईंधन का मान होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही मिलेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर 90वां क्वेश्चन है और 91वां क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत के विभाजन के समय, तो जी हाँ दोस्तों, जे बी कृपलानी, आपको ध्यान रख लेना है, जे बी कृपलानी, ठीक है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, जरा बताएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, दंतीय दुर्ग को राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है, इनमें से बताएगा। 92वां क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा सी, यानी जलोढ़ मिट्टी आपको मिलेगा। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा ओजोन परत। 94वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको देखना है। 94वां क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, जावा एक लैंग्वेज है, बाकी यूनिक्स, लिनक्स, विंडो 11 ये सभी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए दोस्तों, अच्छा पेपर थे, सरल पेपर है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपके अच्छे नंबर आए होंगे। बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर आपको देखना है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लाई गई थी, ये आपको देखना है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा 1919 का। यहाँ पर जो अधिनियम है प्रांतों में जो द्वैध शासन की बात कर रहे हैं ना, ये 1919 के अधिनियम के थ्रू लाई गई थी। 96वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में सिंगापुर से कहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 97 है और पूछा गया है कि देखिए अमन उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, अचानक शक्तिमान की तरह वो 1355 बार बाईं ओर घूरा। देखिए ये रीजनिंग वाला प्रश्न है, डायरेक्शन पता करने का होता है। स्टूडेंट कई बार यहाँ पर डर सकते हैं कि कितनी बार वो घूम रहा है शक्तिमान की तरह, है ना, कैसे इसकी डायरेक्शन सही पता होगी। तो आसानी से दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। केवल आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि एक साइड लेफ्ट आप लिखो, एक साइड राइट आप लिखो। लेफ्ट का मतलब बायां, राइट का मतलब दायां, ठीक है। 1355 बार क्या है, पहले लेफ्ट है, 1335 बार, ठीक है। फिर दूसरा है बाईं ओर मुड़ता है, फिर दूसरा भी लेफ्ट है, ये कितनी बार है, 2600 बार है। टोटल काउंट करो कितना आएगा, 5 3 9 और 3, यानी 3935 यहां पर आ गया। राइट साइड के आपको पूछा गया है कि एक बार 3000 बार घूमता है, दूसरा आपको पूछा है 1200 बार घूमता है, मतलब टोटल कितना हो गया, 4200 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये हो चुका है। बड़ा साइड कौन सा है, बड़ा साइड राइट वाला है, तो आपको जो लास्ट में जो घुमाना है ना, डायरेक्शन घुमानी है, वो बड़े साइड की ओर घुमानी है, यानी राइट साइड की डायरेक्शन में आपको घुमाना है, ठीक है। जितना भी आएगा उतना घुमाना है। डिफरेंस देखें दोस्तों, डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस दोस्तों आपके सामने जो आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये आपके सामने आ रहा है, यहां पर जो आ रहा है 265 का आपके सामने ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 265 का डिफरेंस आ रहा है, 265। अभी भी आपके सामने यहां पर कंफ्यूज होगा कि 265 को हम कैसे घुमाएंगे, है ना, 265 हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो सिंपल से आप देखिए, डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं ना, एक बार, ठीक है, एक बार इधर घूमेगा, फिर इधर नीचे की ओर आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर अपने स्थान पर, यानी अपने स्थान पर आने पर पुनः उसे 4 बार लगेंगे। तो आपको 265 को 4 से डिवाइड कर देना है, और 4 से दोस्तों आप डिवाइड करते जाओगे, देखिए 4 से डिवाइड करते जाओगे कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 24 आएगा ना, 24 यहाँ पर देखिए 24 यानी 2, और यहाँ पर फिर देखिए 2 छक्का 24 और यहाँ पर 1। अब लास्ट वाला जो ये आपका जो शेषफल बचाना, ये 1 आपको केवल इतना घुमाना है, और किस दिशा में घुमाना है, राइट दिशा में घुमाना है, क्योंकि जो बड़ी संख्या थी उसकी डायरेक्शन में घुमाना है। तो सिंपल है, मतलब पहले वो क्या था, प्रश्न के अनुसार पहले उत्तर दिशा में है, यानी जो पहले उसकी दिशा थी ये उत्तर दिशा में थी। अंत में हमारा शेषफल कितना आया, 1 आया, तो उसे एक बार इस डायरेक्शन में घुमाना है, राइट दिशा में। तो मतलब क्या आएगा, पूर्व दिशा आ गया। तो राइट आंसर दोस्तों इसका पूर्व दिशा होने वाला है। सिंपल सा ऐसे करना है। कभी भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, जो लेफ्ट वाले हैं एक साइड रख देना है, राइट वाले एक साइड रख देना है। अंतर देखना है यहाँ पर कितना अंतर है, ठीक है। जो बड़ा साइड होगा फाइनल में उसी डायरेक्शन में हमें घुमाना है, और हमें क्या करना है कि जो भी अंतर आएगा उसे 4 से डिवाइड देना है, और लास्ट में जो ये हमारे पास शेषफल बचेगा उतनी बार हमें क्या घुमाना, उतनी बार उस डायरेक्शन में हमें घुमाना है। मान के चलो यहाँ पर 1 आया है, मान के चलो यहाँ पर अगली बार किसी क्वेश्चन में 3 आएगा, तो आपको 3 बार
उस दिशा में घुमाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उत्तर दिशा बोला था, सपोज दैट यहाँ पे दक्षिण दिशा बोला होता। ठीक है, तो दक्षिण दिशा के बाद आपको यहाँ पर इसे इतनी बार घुमाना है। तो आप समझ चुके होंगे इस प्रश्न को कैसे करना है आई थिंक। ठीक है, तो आसानी से कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 98। 24 60 है, तो 60 और यहाँ पर क्या मान आएगा? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा? देखिए 24 मल्टीप्लाई 2.5, तो यहाँ पर जो आंसर आया वो आया 60। ठीक है, ऐसे दोस्तों यहाँ पर भी होगा 60 मल्टीप्लाई 2.5, मतलब यहाँ पर आएगा आंसर 150। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको मिलेगा 150। तो क्वेश्चन नंबर 98 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, यदि 128 और 96 है तो 244 का मान कितना होगा, ये आंसर आपको देना है। इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, रीजनिंग प्रश्न है तो रीजनिंग में कैसे भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी कैसा है, यहाँ पर भी उटपटांग सा रूल नियम लागू हुआ है, और वो नियम लागू यहाँ पर ये हुआ है कि 12 मल्टीप्लाई 8, 12 8 96, ऐसा रूल बना है। तो सेम यहाँ पर आगे के 2 का इससे मल्टीप्लाई हो गया है। 24 मल्टीप्लाई 4, तो 4 चक्कू 16 और 4 दूना 8 और 1 9, यानी 96। तो राइट आंसर दोस्तों इसका 96 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है कि सभी पेन चिड़िया है। देखिए सभी पेन, मान के चलो ये पेन है, सभी पेन क्या है? चिड़िया है। ठीक है, ये चिड़िया है। अगला क्वेश्चन है कथन सेकंड है कि सभी चिड़िया बिल्लियां हैं। तो सभी चिड़िया हैं, ये बिल्लियां हैं। तो ये भी हमारे सामने आ गया, फिगर बन गया है। अब निष्कर्ष निकाला है यहाँ पर कि कुछ बिल्लियां पेन है, कुछ बिल्लियां पेन है। तो एक चीज देखिएगा दोस्तों, जब कुछ बोला है और सब कुछ बोला है तो मतलब भी दोनों का सेम हुआ ना। पॉजिटिव, जहां पर भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है वहां पर सब कुछ और कुछ का मतलब भी सेम आएगा। तो कुछ बिल्लियां पेन है, तो जो सब है तो वो कुछ में भी आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट बिल्कुल सही है। कुछ चिड़िया पेन है, कुछ चिड़िया पेन है, तो दोस्तों ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मतलब पॉजिटिव जहां पर भी सेंटेंस दिया जाता है तो आप कुछ को भी सब कुछ मान के चलते हैं। तो दोनों कथन हमारे सही हैं, दोनों अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का यहाँ पर था, ये श्लोक वाला प्रश्न था। तो ये 100 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आप लोग पीडीएफ के बारे में कहोगे, तो इसकी पीडीएफ के लिए हमने कोई भी शर्त नहीं रखी है। जो अक्सर हम रखते हैं कि 20 क्वेश्चन दिखाइए हमारे क्लास के और उसकी पीडीएफ ले लीजिए, इसका कोई भी शर्त नहीं रखी है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और रही बात बंदी रक्षक की एग्जाम होने तक करंट अफेयर के जो हमारे तीनों सेट है, सो ये वाला सेट एक यहाँ पर आप देखिए, दूसरा सेट ये, तीसरा सेट ये, इन तीनों सेट की पीडीएफ इन तीनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह केवल दोस्तों अभी बंदी रक्षक के एग्जाम तक रहेगा। और हाँ, ये वाला जो अधिशासी अधिकारी के लिए जो हिंदी लेवल था, इसकी पीडीएफ का लिंक भी हम रख देंगे, और आप चाहे तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और बस यहाँ पे फिलहाल इतना ही है। मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। धन्यवाद।